नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से कौम से एक और ख़िताब किया और उस ख़िताब में पहली दफ़ा उन्होंने बहुत ही खुल के इस अज़म का मुज़ाहरा किया कि जो लोग SOPs की अमल नहीं कर रहे, उन SOPs पे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। आज हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कल फॉर इंस्टेंस जिस किस्म का टोन और टैनर था मीडिया का कोविड-19 के हवाले से, कोरोना पेंडेमिक के हवाले से जिस किस्म आम बात हो रही है, आज हमने पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक नए अज़म का मुज़ाहरा करते देखा। ऐसा लगता है कि अब इस वक्त कोरोना पेंडेमिक के ख़िलाफ़ स्मार्ट लॉकडाउन करना, एक्शन करना जो है वाकई वज़ीर आज़म की प्रायोरिटीज़ में शामिल है और ये खासी बड़ी एक चेंज जो है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनसे थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आया है, वहाँ जो सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत की हमारे सामने आ रही है, वो तशवीशनाक कोई लफ्ज़ ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वो तो खासी ही अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है और बहुत से सवाल जो हैं उस हवाले से उठते हैं। ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है, किस हद तक मईशत की कमज़ोरी के लिए कोविड-19 और कोरोना पेंडेमिक ज़िम्मेदार है और किस हद तक हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी इसके लिए ज़िम्मेदार है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, स्काइप के ज़रिए मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे हाशिम जवाम बख्त साहब जो कि वज़ीर ख़जाना पंजाब हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे जो है लाहौर से ज्वाइन करेंगे। मुझे ज़ुबैर तोफ़ैल साहब जो कि साबिक़ सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, मुझे ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक से, पाकिस्तान के की लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और मुझे शायद डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो भी मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, गिविंग यू द राइट, ऑपोजिशन जो है आपकी जमात जो है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात है पंजाब में थ्रू आउट, कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे को जो आज हफीज़ शेख साहब ने उसके सैलिएंट फीचर्स जो है हमारे सामने रखे? जस्ट अ कमेंट, क्योंकि आपने भी कमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर के खिताब का, तो कि वो कितने सीरियस नजर आए। मेरा ख्याल है टू लिटिल टू लेट, इट टुक हिम 3 months टू रियलाइज कि ये कितना सीरियस इशू है और ऐसे ही टोन होना चाहिए। कमिंग स्ट्रेट टू द इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप पिछली दफा का इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे ना मोहित, और इस दफा का, तो उसमें एक लफ्ज का तसलसल से डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। पिछली दफा के इकोनॉमिक सर्वे में तो ये भी रिकग्नाइज किया गया था कि बहुत खराब सूरत हाल है मईशत की, लेकिन उसकी जिम्मेदारी PMLN थी। इस दफा बहुत तशवीशनाक है और पिछले साल से भी तशवीशनाक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोविड-19 है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई हुकूमत 2 साल के बाद ओन ही नहीं करने के लिए तैयार होगी, तो हम किसके पास जाके इल्तिजा करेंगे कि भाई आप इसको कैसे दुरुस्त करें और कैसे ठीक करें। इस दफा का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो फेल करता है एड्रेस करना इसको, कि हम 12 महीने की बात कर रहे हैं, जुलाई 2019 को जो शुरू हुआ था और जून 2020 तक, उसके पहले 9 महीने यानी कि 3 क्वार्टर्स ऑफ द फिस्कल ईयर जो थे वो कोविड से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थे। कोविड आपको पता है कि मिड मार्च में जाके उसका फर्स्ट टाइम, और यहाँ जो लॉकडाउन भी लगा वो मार्च के एंड में पहली दफा लगा। सो मार्च तक कोविड से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थी। तो आप कोई भी एहदाफ उठाएंगे, मिसाल के तौर पर टैक्स रेवेन्यू का एहदाफ उठाएंगे जिसकी खुद हुकूमत ने, अब ना उसको वो किसी मिलिट्री गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, ना PMLN पर, ना PEB पर, खुद उन्होंने 5,500 बिलियन का तखमीना दिया था। और मोहित, आप उस दिन जिस दिन दिया था, उस दिन रात का मेरा या किसी भी ऑपोजिशन का या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का आप उठा के देख लें या अखबारात में कि दे वर मेड फन ऑफ कि 5,500 बिलियन इन एन इकोनॉमी व्हिच इज श्रिंकिंग, आप 40% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा मज़ाक़ कोई चीज ही नहीं होती। अगर आप उसको, लेकिन वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि इनके ऊपर IMF का हुकूमत पे दबाव था ज़ुबैर साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि IMF के दबाव की वजह से, IMF को खुश करने की वजह से हुकूमत ने इस किस्म के अहदाफ जो है मुकर्रर किए थे? वर्स्ट चीज जो होती है मोहित, मैं आपके नाज़रीन के लिए भी, वो आप रेवेन्यू नंबर की प्रोजेक्शन अगर आप इतना ज्यादा करेंगे, जो कि नॉर्मल हालात अगर कोविड ना होता तो 4,200 4,300 होता, यानी कि 1,200 बिलियन कम होता मार्च के फिगर्स को देखते हुए। तो अगर आप
ये उसी तरह से मोहित, जैसे आप अपने घर में आपकी इनकम जो है अगर आप उसको इतना इन्फ्लेट करके बताएंगे और अखराजात अपने घर वाले उसी के बेसिस पर करेंगे, तो आप खुद सोचें कि साल के आखिर में या महीने के आखिर में क्या हालत होगी, तबाही होगी, बिकॉज डेफिसिट और गैप इतना बढ़ जाएगा। और पिछले साल आपने देखा कि 7% एस्टिमेट किया था हुकूमत ने खुद, ना उसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते, उन्होंने कहा था 7% फिस्कल डेफिसिट होगा, एंड हुआ 8.9% पर। इस साल सबको पता था 9%। आप 3 महीने पहले के डॉक्टर हफीज पाशा वगैरह के किसी के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को आने दीजिए। तो मैं ही कह रहा हूं जवाब जुबैर साहब कहते हैं कि पिछले साल तो आपने पीएमएलएन को ब्लेम कर लिया, इस साल कोविड-19 को कर लिया, लेकिन अपनी जो क्या इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन है, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत क्या गलत कर रही है, क्या गलतियां कर रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसके नताइज ये निकल रहे हैं? सर थोड़ा सा जरा वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जाए चीजों को। ये जिस तरह जुबैर साहब बता रहे हैं, लगता है कि कोविड सिर्फ पाकिस्तान में ही आया है। ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 9 ट्रिलियन का है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक का सर्वे आया है अप्रैल में कि जी इतने से ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2% ऑन एवरेज। अगर आप देखना चाहते हैं इस हुकूमत की परफॉर्मेंस, तो आप ये देखें कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पे कितनी रिडक्शन आई है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट के जो मैक्रो इकोनॉमिक मेन 2 इंडिकेटर्स थे उनकी परफॉर्मेंस को देखें। एफबीआर वाज ऑन ट्रैक इन द सेंस डबल डिजिट ग्रोथ वो रजिस्टर कर रहा था टिल फरवरी। आपका जो मेन इशू आया है वो ये है कि एक ग्लोबल स्लो डाउन आया है। आपकी खाली अपनी इंडस्ट्रीज अफेक्ट नहीं हो रही, आपकी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रही है, दुनिया की सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो गई हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर इसका भी ये है कि कोविड-19 से पहले भी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक 3000 बिलियन कोविड-19 से पहले भी हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसी डायरेक्शन मैं मोहित एक फिगर दे दूं, ये कह रहे हैं कि मैं इस पे अर्ज कर लेता हूं सर, मैं इस पे अर्ज कर देता हूं। मैं एक फिगर दे दूं आपको, 3000 बिलियन आपने कलेक्ट किया था मार्च के एंड तक, कोविड का कोई इंपैक्ट नहीं था। 3000 बिलियन अगेंस्ट 5500 बिलियन। आप स्ट्रेट लगा लें, उसमें 200-300 बिलियन और ऐड कर लें लास्ट क्वार्टर के, तो आप 4200 4300 से ज्यादा नहीं पहुंच रहे थे। आप चले आप ये भी उसमें आप नॉन टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी देखें। जरा हाशिम जवाब अक्सर को एक्सप्लेन करने दीजिए। हाशिम जवाब अक्सर, मैं भी यही कह रहा हूं। जी सर देखें, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा आपका एक इंजन है जिसको आप रिवाइव करने चले थे। आपने सर्टेन लीवर्स इस्तेमाल किए जिसपे आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जिसकी वजह से थोड़ी चीजें कॉन्ट्रैक्शन की तरफ गई। उसके बावजूद अगर आप ग्रोथ देखें टैक्स रेवेन्यूज में, क्योंकि ये प्रोपोर्शनली रिलेटेड नहीं होते, वो भी कम हुई थी। बट हमारी परफॉर्मेंस अगर आप पहले 8 महीने की देखें तो 3 ट्रिलियन प्लस पे ग्रोथ जा रही थी। आप साथ अगर जो मेजर्स लिए गए हैं लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर टेलीकॉम, उनको इंक्लूड करें तो चीजें ठीक नजर पे जा रही थी। कोविड का इम्पैक्ट बहुत मैसिव इम्पैक्ट है। जरा इकोनॉमिस्ट को आने दीजिए साहब इस वक्त, जरा डॉक्टर कैसर बंगाली साहब को आने दीजिए। हाशिम जवाब अक्सर ये समझते हैं कैसर बंगाली साहब के हुकूमत की 8 महीने की परफॉर्मेंस ठीक डायरेक्शन में थी। अगर कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक ना होता तो शायद हुकूमत की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक इस वक्त खासी बेहतर होती। कैसे आपको लग रहा है? डॉक्टर मोहित, मैं ये इनके बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बात यह है कि मेरा ये मौक़िफ़ है, इवन बिफोर कोरोना, इवन अप टिल लास्ट ईयर, पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है, जबकि बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों इतना बड़ा गैप हो कि सिर्फ कर्जे पर ही चल सकता है। तो ये मईशत वैसे ही बैठ चुकी है। कोरोना वायरस ने बॉटम क्रैक कर दिया है और जो जिस तरह की बात हुकूमत की तरफ से आ रही है, जैसे सब कुछ ठीक था, रास्ते पे था, सारी चीज़ें कर रहे थे, वायरस आ गया, वायरस चला जाएगा, हम वापस अपनी जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मईशत का ढांचा बदल गया है, लेकिन हुकूमत को ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत अब वो मईशत नहीं है जो फरवरी तक थी। वो एहसास हमें अभी तक इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन हुकूमत का आर्गुमेंट पिछले साल ये था कि हमने बहुत मुश्किल सूरत हाल को हमने इनहेरिट किया पीएमएलएन से। पीएमएलएन ने ऐसे कर्जे बढ़ाए, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ा दिया, इतनी फिस्कल मिसमैनेजमेंट की हुई थी, खर्चे बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से हम इन मसाइल से दरपेश हैं।
वो उस वक्त ये आर्गुमेंट था। अब वो कहते हैं कि हम हम कर रहे थे चीज़ें, लेकिन कोविड-19 आ गया। इससे पहले क्या कोविड-19 से पहले हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे? एनी गवर्नमेंट वो मुस्तकिल अगर माजी की हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराते रहे तो वो अपनी नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रम्प भी यही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प भी ये कहता है हर चीज़ पे, अगर कोविड-19 की तैयारी नहीं थी तो ओबामा जिम्मेदार था, जबकि उस वक्त तो कोविड-19 थी नहीं। ये ट्रम्प और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो मसला हम लोगों के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। कैसर साहब ये तो फरमाएं कि आपके ख्याल से फिस्कल डेफिसिट में क्या कमी नहीं आई गवर्नमेंट मेजर से? जो मेन दो फंडामेंटल इंडिकेटर्स थे, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी नहीं आई थी? क्या वो 71% से रिड्यूस नहीं हुआ था? क्या ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं नजर आई? क्या हमने इन चीजों के लिए जो लीवर्स इस्तेमाल करने थे, क्या इस हुकूमत ने नहीं किए? डॉक्टर मोईद, मैं इस बहस में इन लोगों के साथ नहीं पढ़ना चाहता। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था। नहीं, देखिए ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके आप डेफिसिट कम करें। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पॉन्ड तो करें ना। अब देखें, हाशिम जमा बख्श तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, सबसे बड़ा सूबा है, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। क्या सही नहीं कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करके आपने अगर बजट डेफिसिट कम किया तो कोई तीर नहीं मारा? आपने लोन लेके करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया तो कोई तीर नहीं मारा? इस वक्त पाकिस्तान में आप जो रिजर्व है उसमें से लोन अमाउंट निकाल दें, रिजर्व माइनस में चले जाएं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिर्फ कर्जों पे पाकिस्तान चल रहा है। यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक डेफिसिट है वो भी फॉरेन एक्सचेंज के कर्जों से चल रहा है। आप बजट का पहला पेज उठा के देखें, जो बजट इन ब्रीफ होता है, उसमें जो एक होता है सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक रो होता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो बजट डेफिसिट जो है रुपयों का, वो भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से कवर हो रहा है। मतलब ये आज की बात नहीं है, ये कई साल से हो रहा है। और हर हुकूमत आके कहती है कि जी माजी ने खराब किया, हमने तो बहुत अच्छा कर दिया। आने वाली हुकूमत भी यही कहेगी। तो इसीलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हाशिम जमा बख्श साहब का इस पे पर्सपेक्टिव ले लूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं समझना चाहूँगा हुकूमत से, हाशिम जमा बख्श साहब से, कि ये जो चैलेंजेस अब खड़े हो रहे हैं, हाशिम साहब मैं आपसे ही शुरू करूँगा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इन चैलेंजेस के जवाब में अब हुकूमत सोच क्या रही है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ हाशिम जमा बख्श साहब की तरफ, जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, हुक्मरान जमात से। हाशिम जमा बख्श साहब, ख़ास से सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं। मैं आज सारी इसके हवाले से डिबेट देख रहा था। हुकूमत ने मसलसल इस चीज़ का क्रेडिट लिया, जैसा कि आपने भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में लिया, कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया। लेकिन फिर हुकूमत ये भी कहती है कि चूँकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं और हम इंपोर्ट्स के ऊपर अपने टैक्सेस इकट्ठे करते थे, हमारा रेवेन्यू वहाँ से फ्लो करता था, चुनाचे हमारा रेवेन्यू जो है वो भी फॉल कर गए। तो या तो आप क्रेडिट लेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का, या आप जिम्मेदारी लेंगे अपने रेवेन्यू के कम हो जाने का। दोनों चीज़ें, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। थैंक यू मोहित साहब। अब मुझे सर 2 मिनट जरा तसल्ली से दे दिएगा। मैं पहले तो जो साबिक प्रेसिडेंट साहब थे चेंबर के, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। यही वर्ल्ड आउटलुक हमें भी नजर आ रही है, और ये सिचुएशन अभी बड़ी मर्क्यूरियल है। अभी अगले क्वार्टर में क्या होता है, कोविड का इम्पैक्ट हमारी पेट मार्केट्स थी एक्सपोर्ट की, उन पे क्या असर आता है। फॉरेन रेमिटेंसेस, उन्होंने ठीक कहा कि मिडिल ईस्ट विल बी अंडर न्यू डायनामिक्स। अब वहां पे क्या सिचुएशन आती है, हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस जो थी उन पे इम्पैक्ट कैसे आता है। तो व्हाट आर द मेजर्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग, मैं जरा उस पे आना चाहता हूँ कि एक तो इवॉल्विंग सिचुएशन, जब ये डिबेट की जाती है कि जी ये मेजर ठीक है या दूसरा ठीक है, तो हमने हर मेजर को इवैल्यूएट करते हुए डायनामिक रहना है। कोई चीज आज अगर ठीक लग रही है, जरूरी नहीं है कि 2 महीने बाद हमारी वही पॉलिसी हो। याद रखिएगा कि ये पॉलिसी हालात को देखते हुए चेंज होती है। आज का मैं आपको बता देता हूं कि अब इस वक्त जो आने वाला बजट है, उसके जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो डायरेक्शन हमारी बन भी रही है, उसमें क्या क्या मेन सेलिएंट फीचर्स। तो ये है कि वी आर लुकिंग इनवर्ड्स। आपने कंजम्पशन अपनी को बेहतर करना है, आपने सप्लाई चेन बेहतर रखना है, आपने फूड सिक्योरिटी श्योर करना है, आपने
जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इस इंडस्ट्री को किस तरह बूस्ट देना है, क्योंकि इससे 16 और इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं, उनके लिए क्या पैकेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का करना है। तो जो मैं ये बजट के एक्सपोर्ट से तवज्जो हटा के हमें अंदरूनी डोमेस्टिक और हमें एक्सपोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी पड़ेगी। वो जो सवाल है कि आप और हम एक्सपोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहेंगे। अगर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मार्केट्स, अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स चेंज हो रही हैं टेक्सटाइल की और बाकी, तो वी विल लुक फॉर आईटी, वी विल बी लुकिंग एट अदर सेक्टर। दुनिया ग्लोबली चेंज कहां कर रही है, वी आर फॉलोइंग इट क्लोजली, और हम अपने सेक्टर्स को उसके मुताबिक बूस्ट देंगे। और यही हमारे इस बजट के अंदर है कि इट्स अ प्रो बिजनेस बजट। द लार्जर कॉन्सेप्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज हमने बिजनेसेस को ग्रो करने देना। टैक्सेशन विल टेक अ बैक सीट। फर्स्ट थिंग इज, अच्छा वो तो चले आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला सवाल है कि आपकी हुकूमत हाशिम जमां बख्श साहब मसलसल क्रेडिट ले रही है 2 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का, लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं कि हमारे टैक्सेस इसलिए कम हो गए हैं कि हम इंपोर्ट पे, चूंकि चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, वहीं से टैक्स लेते थे। यहाँ तो एक बड़ा खुल्लम खुल्ला सा तजाद नज़र आ रहा है कि आप एक चीज़ का या क्रेडिट लेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हर चीज का एक डोमिनो इफेक्ट आता है। अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, या आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे या इंपोर्ट्स को कम करेंगे। जब आप अपनी कंजम्पशन को कॉन्ट्रैक्ट करने की तरफ जाएंगे, लामहला आपकी लग्जरी गुड्स और बाकी आइटम्स नीचे की तरफ आएंगे। जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी टैक्सेशन कलेक्शन उन पे कम होगी। फिर आपने अपनी टैक्सेशन की बेस लोकली बढ़ानी है। फिर ये तवक्को आप कैसे रखते थे कि 5500 अरब रुपया का टैक्सेस इकट्ठा कर लेंगे? अगर जब आपको अंदाजा था कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, इंपोर्ट को 5000 अरब का 5500 अरब का हदफ कैसे रख लिया? जी, ये हदफ I would say was very quite ambitious, but we were on track कि हम तकरीबन 5 के करीब तो जरूर इसको पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह 5 के ऊपर जाने की कोशिश। तो नहीं हो सका। जुबैर साहब, ये जो मसलसल एक बात है कि आपकी हुकूमत ने जो ग्रोथ की, वो बेसिकली आपने कर्जे लेके ग्रोथ को आप डिराइव कर रहे थे, कर्जों पे ग्रोथ को डिराइव कर रहे थे, कि इल्जाम ये है। एक तो देखें, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दो आप पीएचडी इकोनॉमिस्ट को भी बिठा देंगे, हर एक का मुख्तलिफ तरीका होगा कि ग्रोथ को अचीव करने के लिए कोई इस तरफ से जाएगा, तो दूसरी तरफ से जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला, अदरवाइज फिक्स्ड फार्मूला होता तो सब हुकूमतें आके वही शुरू कर देती। विद इन पीटीआई भी एक डिफरेंट राय होगी और शदीद डिफरेंट राय होगी कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हमने अचीव की ऑन द बैक ऑफ कर्जे, तो हमने तो पूरे 5 साल में मोहित कर्जे जो लिए थे वो 10,400 अरब रुपए के लिए थे, और इनकी हुकूमत ने 20 महीने में 12,000 रुपए के कर्जे लिए, 12,000 अरब के कर्जे लिए। तो इतना कर्जों में कोई तजाद है, और हमारे 10,400 के कर्जों के पीछे हम 11,000 मेगावाट बिजली भी थी, हमने मोटरवेज भी पूरे पाकिस्तान में बनाए थे, हमने गैस के भी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए थे, हमने दूसरे बीआरटी भी 3 लगा दी थी, मेट्रो बसेस। मैं सिर्फ आपको चंद एग्जांपल्स दे रहा हूं। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है। 12,000 अरब के कर्जे आपने 20 महीने में पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐड हुए थे। दूसरी चीज मैं बता दूं, वो चले एक बहस के जी हमने क्या छोड़ा था, इन्होंने क्या छोड़ा। आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्लानिंग? Are they responsible for achieving the targets against those on planning? हाशिम साहब बार-बार एक चीज कह रहे हैं, हम 5,000 पहुंच जाते थे। इससे ज्यादा हिलेरियस कोई चीज नहीं हो सकती। जब आप मार्च के एंड तक 3,000 अरब पर पहुंचे थे, 3,000 डिवाइडेड बाय 9 कर लें, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप 4,000 मैक्सिमम पहुंचते चले, 4,200 पर पहुंचते। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर इन्होंने पोस्ट किया था, हमने नहीं पोस्ट किया था। और मैं आपको असद उमर का रेफरेंस बता देता हूं। 10 जून 2019 को हमाद हजरत ने बजट पेश किया और फिस्कल डेफिसिट कहा कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 7.1% है। जून 30 को द एक्चुअल पेपर्स रिवील्ड कि इट इज 9.1%। And Asad Umar, as chairman of finance committee, because he was not the finance minister, he said, what is happening in this country? How can budget deficit balloon from 7.1% to 9.1% in
20 डेज 800 बिलियन रुपए के अखराजात थे जिसका इनको पता ही नहीं था। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें पीएमएलएन का कोई ताल्लुक है? 5,500 अरब हमने नहीं कहा था। सुबह से ये बात दोहराई जा रही है कि आपकी हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं 2 बरस में किसी हुकूमत ने नहीं लिए। आपने तो तकरीबन 13,000 से ये 15 अरब के कर्जे ले लिए हैं। इनकी हुकूमत ने 5 साल में लिए थे, उससे ज्यादा आपने 2 साल में ले लिए। सर इन्हीं की मेहरबानी है कि इन्हीं के कर्जों की अदायगी के लिए जब आपके पास कोई लगाए हुए पैसे ऐसे नहीं थे जिससे कोई टैक्स रेवेन्यू आता, तो लामहला कर्जे लेके इंसान को वो पैसे देने पड़ते हैं वापस। इन्हीं की उधार वापस की है हमने, जो इन्होंने ली है इन्हीं के पैसों से, और हुकूमत पे और लामहला ये बोझ तो पड़ता है जब 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 की माजी की पॉलिसीज का एक इम्पैक्ट आता है। Do you still want to go into that debate? तो we can, but मैं इस वक्त जो बात इस वक्त करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर होगा कि हम जो इस वक्त नंबर्स पोस्ट हुए हैं पाकिस्तान, द वे वी आर लुकिंग एट थिंग्स, मैं तो चाहूंगा हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं इनसे हम ये जरूर पूछें कि आपको जो बजट के अभी आज इकोनॉमिक सर्वे में चीजें नजर आई हैं, इसके मुताबिक आप किस चीज को चाहते हैं कि what you feel is lacking in the government's approach towards things. I'll be very honest. I would like to ensure कि हमारी इंक्लूसिव सोच हो, और हम इन सबसे मुलाकातें कर चुके हैं, all chambers we have met इस बजट मेकिंग एक्सरसाइज के अंदर, वेरियस सेक्टोरल एनालिसिस किए, इनवर्ट ग्रोथ के लिए देखा है। बंगाली साहब ने फरमाया कि जी पब्लिक स्पेंडिंग कम हुई है। मैं उनको ये अश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड केपी के, एक तो हो गया हमारा पीएसडीपी और एडीपी, हम इस बारी पीएसडीपी प्लस और एडीपी प्लस के साथ आ रहे हैं, और हमने भी ऑलरेडी गोइंग अहेड विद एटलीस्ट 150 बिलियन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द प्रोविंशियल पाइपलाइन जो मैं अगले साल शुरू कर देंगे। जुबैर बड़ा सिंपल सा है, आपकी हुकूमत ने भी ज़ाहिर एफबीआर को फेस किया, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की। क्या आप ये समझते हैं कि एफबीआर की रिफॉर्म अगर हुकूमत कर ले, अगर एफबीआर की रिफॉर्म हुकूमत कर ले, तो क्या हुकूमत के टैक्स कलेक्शन के मसाइल ठीक हो जाएंगे? और आपकी हुकूमत ने भी एफबीआर को डील किया। 1946 बिलियन था जब हम आए थे, और हमने 3850 बिलियन पर, तो हमने डबल किया था। हमारे 4 years out of 5 years 20% ग्रोथ था, एंड दैट वाज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लो इन्फ्लेशन, लोएस्ट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट, दीज टू फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आपके टैक्स कलेक्शन को बूस्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है जो अभी हाशिम साहब ने कहा, और मैं करेक्ट करना चाहता हूँ और माजरत के साथ करेक्ट करना चाहता हूँ, ये जो कहा जाता है कि हमारे कर्जे इसलिए बढ़े कि हमने वापस करने थे, ये नेट एडिशन है सर। अगर आपने 30,000 बिलियन पर लिया था और आज अगर वो 42,000 हैं, तो 42,000 का मतलब ये नहीं है इस 12,000 में वो नहीं शामिल जो आपने वापस किए। आपने लिए कोई 20,000 बिलियन, उसमें से 8,000 बिलियन वापस किए, तो जाके नेट एडिशन 12,000 बिलियन हुई है। सो कर्जों का जब आप एज ऑफ अ सर्टेन डेट देखते हैं तो नेट एडिशन होती है, एंड नेट एडिशन पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, इस वक्त इससे पहले कि मैं हाशिम जवाब की तरफ जाऊं, मैं हाशिम की तरफ जाऊं, लेकिन मुझे ये तो बता दें, आप क्या बताएंगे एक जुमले में कि आपकी हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, सीपैक का आगाज भी किया, टेररिज्म को भी लड़ा, ग्रोथ की, फिर कैसे की आपने? क्या था आपके पास मैजिक फार्मूला जो ये नहीं कर पाए? मैजिक फार्मूला ये था, मैं हाशिम की तरफ आता हूं, क्या जी, हमारे पास मैजिक फार्मूला बड़ा सिंपल सा था। पहली चीज तो ये थी कि वी हैड गॉन टू द पीपल विद सर्टेन मैंडेट नोइंग द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। हमने कहा हम 2018 में जब छोड़ के जाएंगे, बिजली यहाँ छोड़ के जाएंगे। हमने ये कहा था कि टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है, हमने वो हल करके दिया। हमने कहा कराची में दहशतगर्दी है जो आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने उसको ठीक करके दिया। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सारी चीजें, अगर आप इफ यू जस्ट स्टार्ट जस्टिफाइंग फेलियर्स, you will never succeed, and this is the biggest problem for this government। अगर आप जस्टिफाई करें, अब जरा यहीं रुके वजीर खजाना को जवाब दे दीजिए। हाशिम जवाब, यू हैव बीन अ बैंकर, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, इसका क्या जवाब देंगे कि पीएमएलएन ने मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, सीपैक का आगाज भी किया, कराची की इंसर्जेंसी को भी फाइट किया, दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, पावर जनरेशन में भी इजाफा किया, और उन्होंने टैक्स का बेस भी डबल कर दिया। इसको फिर कैसे हम समझें? सर आई थिंक पहले मैं जरा एड्रेस करना चाहूंगा तुफैल साहब ने जो कहा एफबीआर से रिलेटेड। आई थिंक दैट इज अ मोर पर्टिनेंट डिस्कशन।
इन द सेंस के जो अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, यकीन माने जुबैर साहब, हमारा हुकूमत का सेंटिमेंट एग्जैक्टली यही है कि एफबीआर के रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू बी प्रो बिजनेस। आप प्रोविंशियल टैक्स, इंशाल्लाह प्रोविंशियल बजट में नेक्स्ट वीक पेश करने जा रहा हूं, तो जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, हमने एक चीज को उसके अंदर देखा है सेक्टर को कि किसका रेट रिड्यूस करके ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस अगर करें तो हमारी ना महसूलात में कमी आती है। और एक जो मेजर इक़दाम होने जा रहा है वो ये है कि नेशनल टैक्स काउंसिल की फॉर्मेशन के बाद हम टैक्स हार्मोनाइजेशन पे भी डिस्कशन शुरू हो गई है बिटवीन द प्रोविंसेस, और जहां आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5 रिटर्न्स भरी जा रही थी, वहां पे वो रिटर्न्स भी, हमारा कोशिश यही है कि एक ही हो जाए और इंशाल्लाह अगले फिस्कल ईयर के अंदर इसको हम करेंगे। एक मेजर आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली में अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। और इसको हम इनकैश अच्छा, चले ये तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं बताता हूं सर, ये अखराजात मुश्किलात के साथ साथ पीएमएलएन ने अपने टैक्स कलेक्शन को डबल किया, 1900 से उठा के 3800 अरब पे ले गए, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर आप हमारा भी टाइम जरा 5 साल में आप देखिएगा, जो हमारे मेजर्स हैं, हमें मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पहले तो मुल्क की बुरी मिली, फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसके अंदर ये अहदाफ का हसूल नामुमकिन हो गया था इस साल। अभी अगले साल के अंदर भी मैं पहले से कह दूं, पहले 2 क्वार्टर्स में तो आप असेस कर रहे होंगे कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को डैमेज कितना हुआ है, आपने किन किन चीजों की तरफ लेके जाना है, आपने किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। इनवर्ड लुकिंग की वजह से 17 इंडस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आया उनको फर्दर रिलीफ क्या देनी चाहिए, तो इसका एक चरखा चलता है सर, इसको टाइम लगता है होने में। जहाँ पे पीएमएलएन की बात रही, इनके बहुत मेजर प्रोजेक्ट जो थे वो डेड इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कर्जा लेके, मैं पंजाब की हद तक बता देता हूँ आपको, एक ऑरेंज ट्रेन बनाने निकले, 1.66 बिलियन डॉलर की वो एक ट्रेन है, वो 250 अरब रुपए का एक मंसूबा है, जो अगर चले तो 9 अरब की सब्सिडी लेगा, ना चले तो 5 अरब की हमें इंटरेस्ट पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लॉजिक है, इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक रैशनल नहीं थी। अच्छा, तो मैं 9 सालों के अंदर एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, बनाया लाहौर के अंदर। जवाब वक्त मुझे एक ब्रेक दिए, ब्रेक के बाद मैं जुबैर साहब का भी इस पे पर्सपेक्टिव ले लेता हूं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले जुबैर साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने अपने 5 बरस में कराची की सूरत हाल को बेहतर किया, मुल्क भर में दहशत गर्दी और इंसर्जेंसी का मुकाबला किया, पावर सेक्टर को हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, बिजली और तवानाई को लेकर आए, सीपैक के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने टैक्स बेस को डबल किया। उस पर हाशिम जवां बख्श साहब का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनका कहना ये है कि 5 साल पूरे होंगे तो ये हिसाब किताब हो सकता है, क्योंकि पहले पीएमएलएन की सूरत हाल को इनहेरिट किया, कर्ज़ों को इनहेरिट किया, उसके बाद कोरोना वायरस का जो है चैलेंज जो है हुकूमत को दरपेश है। यहीं से मैं डिस्कशन को आगे ले जाना चाहता हूँ। जुबैर साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आप इस पर पहले कमेंट करेंगे या बल्कि आप इसे ले लेते मोहम्मद जुबैर साहब, आपका इस पर क्या रिएक्शन है कि 5 साल पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन इनहेरिट की, फिर एक दूसरी मुश्किल सिचुएशन उनके सामने आ गई है, ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी, कोई 1, 1.5, 2 साल के बाद ही हम कह सकेंगे कि ये क्या करेंगे? देखिए, अगर आप मोहित 2013 के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाएंगे और वहां से तसलसल शुरू करेंगे, तो एक चीज होती है ट्रेंड्स, और ट्रेंड नजर आना शुरू होता है कि पॉजिटिविटी का। मिसाल के तौर पर जो ग्रोथ रेट था वो 3% से कम था जब हमने इनहेरिट किया था। फर्स्ट ईयर 4% से ऊपर गया, देन 4.7%, फिर 5%, 5.3%, 5.8%। इन्फ्लेशन का ट्रेंड अगर आप 5 साल का देखेंगे हमारा, तो कंसिस्टेंटली नीचे आते हुए, और 4 साल आउट ऑफ द 5 इयर्स तकरीबन 4 और 4% से कम था। डिस्काउंट रेट, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, लोएस्ट लेवल था तकरीबन 40 साल में। सो एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पीटीआई ने ब्लंडर किया था ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 4 चीजें जो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी। एक थी डिवैल्यूएशन ऑन अ मैसिव स्केल विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाटएवर डिवैल्यूएशन सो 35% आपने 10 महीने में डिवैल्यूएशन कर दी। दूसरा, आपने जो था डिस्काउंट रेट 6% से उठा के डबल से ज्यादा कर दिया विद इन अ मैटर ऑफ 8-9 मंथ्स। तीसरा, आपने गैस और बिजली के जो निर्ख थे वो सिग्निफिकेंटली इतने बढ़ा दिए। और चौथे, आपने 40% टैक्स ला दिए। अब मुझे ये बताएं कि ये
4 चीजों का इंपैक्ट किसी भी बिजनेस में पड़ेगा, छोटी दुकान से लेके लार्ज इंडस्ट्री तक। वो चल ही नहीं सकता बिकॉज उसका बिजनेस मॉडल ये सपोर्ट ही नहीं करता ये कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो वो सब कुछ तबाह होना था, और अगर बिजनेसेस ने तबाह होना था तो इकोनॉमी ने तबाह होना था। मुझे किसी एक इकोनॉमिस्ट दुनिया में बता दें कि ये 4 चीजें आप 8-10 यही जरा रुक जाएं, यहीं रुक जाएं ज़ुबैर साहब, ये मोमेंट गुजर जाएगा, प्लीज यहीं रुक जाएं। हाशिम जमा बख्श साहब, ये बड़ा वैलिड किस्म का आर्गुमेंट है कि आपकी इकोनॉमिक टीम को असल में समझ ही नहीं आई कि नेशनल इकोनॉमी क्या चीज़ है। आपने डॉलर को बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने दिया, आपने टैक्स को फिर बढ़ाने की भी कोशिश की, इंटरेस्ट रेट को बहुत ऊपर ले गए, और आपने गैस एंड बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए, बिजनेसेस की कमर टूट गई, उन्होंने आपने टैक्स लेना था। इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, क्या जवाब है आपका? अजहर, बड़ा अच्छा माशाल्लाह जुबैर साहब ने तो दूध की नहरें बहा दी। अगर इसहाक डार साहब अभी दोबारा बना रहे होते इन्फ्लेशन के नंबर्स और ये जीडीपी ग्रोथ, तो अभी पॉजिटिव ही आ रही होती। हमने तो इसको बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी अलग किया, और ये बड़ा आपके सामने इस बार 0.4% नेगेटिव अनफॉर्चुनेट नंबर आया। ये एक्चुअल हकीकत पे मबनी है, अनलाइक द आर्टिफिशियल नंबर्स। ये शुमारी गलत है। पहले नहीं सर, जो पहले आ रहे थे आपके इल्म में है कि लामहला वो जिस तरह वो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते थे, और अब इसको फाइनेंस डिवीजन से अलग कर दिया गया है। ये स्टैटिस्टिक्स अब हकीकत पर मबनी है। मैं अर्ज कर लूं, जो इन्होंने बात की, इनसे पूछें कि पावर सेक्टर में इन्होंने कितना सर्कुलर डेट, तो जो जुबैर साहब 5.8% ग्रोथ कहते हैं, वो फिर असल में कितनी होती? सर अगर वो ग्रोथ और वो उस पे प्रेशर ना होता इनके डॉलर पे, तो क्या यही करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन होती? क्या हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज का इतना बड़ा मिसमैच सोचा जिसकी ये पेश करने जाए इन्होंने पेश किया है? तो ये एडजस्टमेंट हो जाइए। अब मुझे 12,000 अरब की बात कर रहे हैं, इनसे ये तो जरा पूछें कि इन 12,000 अरब के अंदर डिवैल्यूएशन का कितना रोल है। इनसे जरा ये भी पूछें कि हमने इस पीरियड के अंदर 1 रुपया डोमेस्टिक बोरोइंग नहीं की, ना प्रिंट किए हैं नोट्स, हमने वहां से नहीं किया ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, और इसके अंदर से भी 1 ट्रिलियन रुपीस हमने हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ रखवाया हुआ है फॉर कंटिजेंसी पर्पसेस। तो सर मैं जो आगे के हालात हैं उन पे मैं आपको, और पहले जो वक्त गुजर भी चुका है, इसमें यही डिसीजंस बनती थी जो हुकूमत वक्त ने ली हैं। इस पे जुबैर साहब का जवाब है। मोहम्मद जुबैर साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे जुबैर साहब की तरफ जाऊं। जी देखें, मैंने तो एक चीज कहा है कि कोई बिजनेस, मोहम्मद जुबैर साहब, ये जो हाशिम जमा बख्श ने कहा है कि आपने एक तो फिगर्स फच किए, और दूसरी बात है कि अगर आपकी इतनी सारी चीजें ठीक होती तो फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट तो इस तरह का ना होता। अगर हमने फिगर्स फच किए थे तो इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने अनाउंस किया है, या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो फिगर है, और इनके अपने खुसरो बख्तियार साहब से ये कह दें कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये कह दें कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो पीएमएलएन ने 5 साल में दिए थे, या ग्रोथ नंबर्स जो पीएमएलएन ने दिए थे, या डेट नंबर जो पीएमएलएन ने दिए थे, 1 पैसे का भी इधर से उधर बता दें, आप फ्लोर ऑफ द हाउस में आप ऐलान कर दें, वी आर रेडी टू टेक द चैलेंज, आई विल लीव पॉलिटिक्स। खुसरो बख्तियार जाके ये कह दें नेशनल असेंबली में फ्लोर पर कि जो जीडीपी ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के, डेट के जो भी फिगर पीएमएलएन के जमाने में थे वो हमने गलत दिए थे। अब तो आपके पास है ना हुकूमत, आप दे दें, सेनेट के फ्लोर पर दे दें। सो प्लीज लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। मैंने जो आपको बेसिक चीज बताई है वो ये बताई है कि ये 4 एलिमेंट्स थे। और दूसरी बात ये है मोहित, देखें, फ्रॉम असद उमर टू हफीज शेख इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस 180 डिग्रीज। असद उमर का कॉन्सेप्ट जो था रीस्ट्रक्चरिंग का, वो बिल्कुल डिफरेंट था इकोनॉमी का। हफीज शेख बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। आप मुझे बता दें कि इलेक्शन से पहले कोई पीटीआई का सपोर्टर ये सोच सकता था कि नया पाकिस्तान जो है उसके तसव्वुर की तकमील हफीज शेख करेंगे? तो अगर वो तकमील कर रहे हैं तो वो कभी तकमील नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। असद उमर इज एंटी बिग बिजनेस, एंटी प्राइवेटाइजेशन, हफीज शेख इज प्रो प्राइवेटाइजेशन, एंड प्राइवेटाइजेशन इज नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन पर से, इट्स अ मेजर पॉलिसी कमेंट। नहीं, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है आपका, ये कमेंट आ गया, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है कि पहले एक टोटली डिफरेंट इकोनॉमिक थिंकिंग थी, फिर मिड स्ट्रीम जो है हॉर्सेस जो है वो चेंज किए, बिल्कुल डिफरेंट इकोनॉमिक थिंकिंग हो गई है। इससे पहले कि मैं जुबैर तोफैल साहब जाऊं, इस पे क्विक हाशिम जमा बख्श साहब, इस पे सिर्फ 30 सेकंड में कमेंट कर दें जो मोहम्मद जुबैर ने कहा है, ताकि फिर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं जुबैर तोफैल साहब के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि आपने तो दरमियान में दरिया के दरमियान में घोड़े बदले।
सर अभी तो हमारा दरमियान आया ही नहीं है, 2.5 साल भी नहीं हुए, अभी तो 2 साल हुए हैं, साल पहले से ये चेंज आ चुका था। बट इसमें एक चीज जो मैं कह दूं कि फिलॉसफी कोई नहीं ना आपकी, के पास मीटिंग्स, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग व्यूज भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी आते हैं, देन यू सिट एंड यू वे ऑल ऑप्शंस कि कौन सा इस टाइम के मुताबिक सही फैसला है। बेनिफिट फ्रॉम असद उमर साहब, ही इज अ प्लानिंग मिनिस्टर, ही इज स्टीयरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस एंटायर कंट्री, तो उनसे बेनिफिट करते हैं और फाइनेंस और प्लानिंग का चोली दामन का साथ है, तो वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम बोथ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एंड मेरे ख्याल से ये कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आने से ही सही पॉजिटिव और राइट डिसीजन ली जाती है। अच्छा चले मुझे इसको कंक्लूड कर। ज़ुबैर तोफैल साहब, आप बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हैं, बिजनेसमैन खुल के कुछ कह भी नहीं सकता हुकूमत के ऑपोजिशन के दरमियान, शायद मेरा ख्याल है, लेकिन वो जो पहले सूरत हाल जिस तरफ मोहम्मद ज़ुबैर इशारा करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू हमने डबल कर दिया, हमने डॉलर को मेंटेन रखा, और इनकी गलतियां वो कहते हैं कि डॉलर को बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होने दिया, इन्होंने टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकिंग का जो इंटर बैंकिंग था, जो कर्जे का था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया, गैस बिजली के कर, ये असल वजूहात हैं? आप इससे ये समझते हैं ये असल वजूहात हैं, और अगर ये हैं तो अब क्या करना होगा? देखें, मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि जो बातें इन्होंने कही कि भाई रेवेन्यू डबल हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा। रेवेन्यू 1900 अरब से 3800 अरब तक चला गया, बिल्कुल सही है। और इनके टाइम में जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ी, तमाम चीज़ें जो भी कह रहे हैं, वो नंबर हो सकता है कि वो 5.8 कह रहे होंगे, वो 5.6 होगा, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। ओवरऑल जो था वो चीज़ें ठीक थी। और मैं चाहूँगा कि हमें किसी को भी अपने आप को या अपनी माजी की हुकूमत को ख़ास तौर पे बजट नंबर्स को फज ना कहा जाए। अगर देखें, आप आज ये साबित करेंगे कि पीएमएलएन ने बजट में जो नंबर्स दिए तो फज थे, तो कल को आपकी हुकूमत नहीं होगी तो कोई और आने वाली हुकूमत भी ये कहेगी कि पीटीआई ने जो नंबर दिए थे फज थे। अच्छा, ये हम अपने आप को दुनिया के अंदर बदनाम कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है ये ना किया जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो इंतहाई ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी को जो है वो ट्रैक पे लाया जाए। वो हर तरह से, देखिए, कहीं गलती हो सकती है, किसी से कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक उनकी इंटेंट का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, देखिए, प्राइम मिनिस्टर की इंटेंट का ताल्लुक है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, जहाँ भी कोई मामला खत्म हो गया, बात इसी पे कि प्राइम मिनिस्टर की इंटेंट पे तो किसी को शक नहीं है। और बात है कि रिजल्ट्स अभी तक हमारे सामने नहीं आ पा रहे, 2 बरस होने को हैं, फिर डिस्कशन को जारी रखेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।